चलिए नमस्कार, शो की शुरुआत करते हैं गिफ्ट निफ्टी के संकेतों के साथ। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखें तो गिरावट आपको दिखा रहा है, 100 अंकों तक का कट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। वहीं बात करें यूएस के मार्केट्स की तो शुक्रवार को एक अच्छा सेल ऑफ यहां पर आपको देखने को मिला। चाहे आप डाउ को देखें, नास्डैक या S&P 500 तीनों इंडिसेस, और खासतौर पर देखें तो जो टेक स्टॉक्स हैं यहां पर आपको दबाव ज्यादा नजर आया। डाउ और नास्डैक S&P सब में अगर आप देखें तो 1 या 1.5% से ज्यादा की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिली। लेकिन एक बार के लिए समझ लेते हैं कि एशियन मार्केट से संकेत आपको किस प्रकार के देखने को मिल रहे हैं, फिर आगे विस्तार से ग्लोबल संकेतों पर चर्चा भी करेंगे। स्ट्रेट टाइम्स है, निकाय है, ताइवान, सभी में अगर आप देखें तो लाल निशान नजर आएगा। खास बात यह है कि चांदी और क्रूड यहां पर भी देखें तो शुक्रवार के सत्र में थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिली थी। एक बार समझ लेते हैं कि फ्यूचर्स आपको क्या संकेत दे रहे हैं। तो मैं नास्डैक और डाउ फ्यूचर्स ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं, इससे समझ में आएगा कि ताजा हाल क्या चल रहा है। डाउ तकरीबन अगर आप देखें तो 85 अंकों की बढ़त दिखा रहा है। S&P 500 फ्लैट है। नास्डैक में भी कोई खास गतिविधि देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन हरा निशान है। अब क्या होगा इस शो में खास, इसकी भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले हॉर्माज हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑलरेडी स्टूडियो में। गुड मॉर्निंग हॉर्माज, इनसे बात करेंगे हम ग्लोबल संकेतों के ऊपर। कंचन जुड़ेंगे तब हम बात करेंगे कि खबरों वाले स्टॉक्स कौन सा एक्टिव आपको देखने को मिल सकते हैं, और साथ में निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के ऊपर भी करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल संकेतों के साथ शुरुआत करते हैं। हॉर्माज, मॉर्निंग। गिरावट देखने को मिली थी फ्राइडे को यूएस के मार्केट्स में, क्या कारण रहा? गुड मॉर्निंग आशीष। और एक एआई से रिलेटेड कंसर्न्स जिसके बारे में हम शुक्रवार को चर्चा कर भी रहे थे, उसी की वजह से जो है स्पिल ओवर बाकी के बाजार में भी देखने मिला। एक वक्त पर डाउ और उनका जो स्मॉल कैप इंडेक्स है रसल, उसने तो रिकॉर्ड हाई लगाया था इंट्राडे, लेकिन उसके बाद फिर उन स्तरों से गिरावट देखने मिली। लगभग 400 अंक से ज्यादा डाउ जो है अपने ऊपरी स्तरों से गिरकर बंद हुआ। नैस्डैक और S&P 500 1 से 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुए, और उसके दो मुख्य कारण थे। पहला, जो गुरुवार को ऑरेकल के नतीजे खराब आए थे, उसका स्पिल ओवर तो आपको देखने मिला ही। गुरुवार के रेगुलर ट्रेडिंग में ऑरेकल 11% नीचे था, शुक्रवार को और 4.5% की गिरावट देखने मिली। और उसके बाद जो गुरुवार को पोस्ट मार्केट्स ब्रॉडकॉम के नतीजे आए थे, जो कि अनुमान से बेहतर थे, उनकी पहली तिमाही की गाइडेंस भी अच्छी थी, लेकिन जो उनके सीईओ ने कहा कि उनके डेटा सेंटर्स पे जो उनके निवेश है उस पे मार्जिन्स थोड़े से कम है, और उन्होंने पूरे साल के अपने एआई से रिलेटेड आय की कोई गाइडेंस नहीं दी। उस वजह से बाजार को थोड़ी सी निराशा हुई, और उस वजह से ब्रॉडकॉम के शेयरों में शुक्रवार के दिन जो है 11% की गिरावट देखने मिली थी। और उसका स्पिल ओवर बाकी के सारे एआई शेयरों पर भी देखने मिला। कोरवीव नाम की कंपनी है जो कि एआई डेटा सेंटर्स में निवेश करती है, वहां पर भी 10% की गिरावट थी। और अब बाकी के भी बिग टेक के शेयर देखे, चाहे वो एनवीडिया हो, AMD हो, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, सभी में 1 से लेकर के 5% की गिरावट देखने मिली थी। तो ये तो शुक्रवार का हाल था, लेकिन अब 2026, अब साल जैसे जैसे खत्म होते जा रहा है वैसे पार्टिसिपेशन कम होगा, वॉल्यूम्स कम होंगे, तो अब अगले साल को लेकर के बाजार में थोड़ी सी गतिविधि बढ़ रही है। काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस ने अपने 2026 के टारगेट दिए हैं S&P 500 को। ओपेनहाइमर का सबसे बड़ा जो है लक्ष्य है S&P 500 का 8,100 का लक्ष्य आया है, लगभग 19% की अपसाइड यहाँ से दर्शा रहा है। डॉइश बैंक, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स सभी ने 7600 से लेकर के 8,000 तक के लक्ष्य दिए हैं S&P 500 पर, जो कि 11 से लेकर के 18% की अपसाइड दर्शा रहे हैं। लेकिन ये अपसाइड के साथ साथ रिस्क फैक्टर्स जो है वो भी बढ़ रहे हैं वॉल स्ट्रीट पर। रिस्क फैक्टर्स ये है कि ये एआई से रिलेटेड वैल्यूएशंस को लेकर के जो कंसर्न्स है वो एक बड़ा रिस्क फैक्टर बना रहेगा 2026 में, कि अगर इसकी अनवाइंडिंग हुई तो यहाँ से रोटेशन होकर के ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में दोबारा जा सकता है। और मिड टर्म के चुनाव होंगे 2026 में। महंगाई जो अभी भी 3% के ऊपर बनी हुई है, लगभग 3% के आसपास बनी हुई है, वो एक बड़ा कंसर्न है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के लगाए हुए टैरिफ्स को बर्खास्त कर दिया, उन्हें नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया, ओवरटर्न कर दिया, तो वो एक बड़ा कंसर्न बाजार के लिए हो सकता है। और अगला फेड चेयर कौन होगा, ये जो है वो बाजार के लिए एक बड़ा कंसर्न हो सकता है 2026 के लिए। अब अगर हम अगली फेड चेयर की बात कर ही रहे हैं, तो अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि केविन वॉर्श, जो कि पुराने फेड के गवर्नर रह चुके हैं, वो अब उनके मन में सबसे ज़्यादा फेड के अगले चेयर बनने के दावेदार हैं। उन्होंने ये कहा कि दोनों केविन अच्छे हैं और काफ़ी सारे और भी उम्मीदवार हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो फैसला करेंगे वो तो वही जानते हैं, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के राष्ट्रपति को जो है कंसल्ट किया जाना चाहिए, और वो एक स्मार्ट वॉइस है और उनकी बात सुनी जानी चाहिए। और केविन वॉर्श
के साथ उन्होंने गुरुवार को मुलाकात भी की थी और उसमें उन्होंने ये कहा था कि वो उनसे सहमत है कि ब्याज दरों में कटौती होनी चाहिए और उनके मॉनेटरी पॉलिसी के मतों से वो केविन वॉर्श सहमत है। 19 राज्यों ने मिलकर के डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पर मुकदमा किया है। जो H1B वीज़ास पर उन्होंने जो फीस वगैरह लगाई थी उस पर उन्होंने मुकदमा किया है कि ये एक लीगल और एक इलीगल तरीके से उन्होंने फीस लगाई है और उससे जो है सरकारी सेक्टर्स खास करके हेल्थ केयर और बाकी सारे सेक्टर्स पर हायरिंग को लेकर के काफ़ी सारा दबाव पड़ सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं और ये अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। तो काफ़ी सारे डेमोक्रेट लेड स्टेट्स जो है उन्होंने इस पर मुकदमा डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन पर किया है और उस पर ये तीसरा ऐसा वाकया है जैसे हुआ है, क्योंकि पहले भी जो है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स और एक नर्स स्टाफिंग एजेंसी, ये दोनों पहले भी जो है इस पे मुकदमे कर चुके हैं। ये एक बड़ा डेटा हैवी हफ्ता है यूएस के बाजारों के लिए, क्योंकि कल नॉन फार्म पेरोल्स आएंगे, नवंबर के महीने के बेरोजगारी की दर आएगी, रिटेल सेल्स के आंकड़े आएंगे, काफ़ी सारे फेड के अफसरों के बयान इस हफ्ते आने हैं, जॉबलेस क्लेम्स, नवंबर की महंगाई के आंकड़े गुरुवार को आने हैं, कंज्यूमर सेंटिमेंट का डेटा शुक्रवार को आना है। तो काफ़ी सारा डेटा हैवी एक हफ्ता है। तो इस वजह से जो है बाजार थोड़े से कॉशियस मूड में तो रहेंगे ही और अब जो कि सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं बाजार इस साल को अंत होने में, तो पार्टिसिपेशन कम हो सकता है, वॉल्यूम्स कम हो सकते हैं, तो शायद थोड़ा सा एग्जैजरेटेड रिएक्शन इधर साइड पर देखने मिले। तो इस वजह से एक वेट एंड वॉच मोड में बाजार इस वक्त बना हुआ है। बिल्कुल, फिलहाल वेट एंड वॉच मोड पर मार्केट यहाँ पर देखते हुए नजर आ रहा है और गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखें तो ग्लोबल संकेतों के साथ बिल्कुल तालमेल में और गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। शुक्रिया हरमाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से ये ग्लोबल सेटअप हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं आज के गेम प्लान की और सबसे पहले देख लेते हैं कि एफआईआईज और डीआईज की तरफ से क्या एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिला। तो इसमें डेटा मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं कि जो विदेशी निवेशक हैं, घरेलू निवेशक हों, उनकी तरफ से क्या एक्शन यहां पर देखने को मिला है। तो अब आंकड़े देखें तो प्रिडिक्टेबल है कि एफआईआईज लगातार बिकवाली करते जा रहे हैं और 1114 करोड़ के आसपास की सेलिंग यहां पर आपको देखने को मिली है। वहीं बात करें तो डीआईज ने अच्छी तरीके से ऑफसेट किया है और इसी के चलते हम देख रहे थे कि शुक्रवार को ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ी सी खरीदारी भी देखने को मिल रही थी। वहीं बात करें इंडेक्स फ्यूचर्स में 658 करोड़ के आसपास की जो है बिकवाली है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो 6366 करोड़ के आसपास का एक्शन आपको तेजी की तरफ देखने को मिला। स्टॉक फ्यूचर्स में 708 करोड़ की खरीदारी यहां पर देखने को मिली और वहीं स्टॉक ऑप्शंस में देखें तो 175 करोड़ का मामूली सा खरीदारी का आंकड़ा यहां पर आपको देखने को मिला। तो एफआईआईज की तरफ से अगर आप देखें तो संकेत आपको देखने को मिल रहे हैं। अब एक काम करते हैं, स्वागत करते हैं शो में मानस जायसवाल का। गुड मॉर्निंग मानस, निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या एक्शन रहेगा आज के लिए? गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, जहां तक बात निफ्टी की है, क्लोजिंग बहुत ही बढ़िया थी। फ्राइडे के सेशन में निफ्टी ने अपने 10 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग थी। जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था करीब 4 दिन पहले, जिसका नेकलाइन ब्रेक हुआ था, टूटा था, उस नेकलाइन के ऊपर की क्लोजिंग थी। तो जो क्लोजिंग थी वो तो काफी स्ट्रांग थी। हालांकि अब मॉर्निंग में अब ऐसा दिख रहा है कि शायद 100 पॉइंट नीचे निफ्टी खुलेगा। संकेत ऐसे हैं। मेरा समझना ये है कि अगर ऐसा कोई डिप मिले मॉर्निंग में जिसमें निफ्टी 26,000 से लेकर 25,950 की रेंज में आता है, मेरे ख्याल से वो एक बढ़िया रेंज होगी जहां पर आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है 25,874 का, 25,874 का। अगर उसके नीचे जाएगा तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। लेकिन अगर मॉर्निंग में ऐसा डिप मिले जहां पर निफ्टी 26,000 से लेकर 25,950 की रेंज में आए तो वहां पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 25,874 का स्टॉप लॉस लगाएं। मेरा समझना है कि वहां पर सपोर्ट लेके जब रिकवरी देखने को मिलेगी तो निफ्टी तैयार हो जाएगा 26,200 के लिए। तो आपके जो टारगेट रहेंगे वो 26,200 के रहेंगे। बिकवाली कहाँ करनी है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट स्तर है 25,800। 25,800 के नीचे अगर निफ्टी फिसल जाता है आज इंट्राडे सेशन में, तो फिर आप एक बिकवाली करने का ट्रेड ले सकते हैं। उससे पहले मेरे ख्याल से खरीदारी करने की राय रहेगी मॉर्निंग में, जब आपको एक गैप डाउन करीब 100 पॉइंट या 75 पॉइंट का दिखे तो वहां पर खरीदारी करेंगे। ये निफ्टी की स्ट्रेटेजी है। जहां तक बात बैंक निफ्टी की है, देखिए बैंक निफ्टी ने उतना अच्छा प्रदर्शन लास्ट सेशन में भी नहीं किया जिस तरह का प्रदर्शन निफ्टी ने किया। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी थोड़ी डिफरेंट होगी। यहाँ पर खरीदारी तभी करें जब ब्रेकआउट देखने को मिले। तो जो स्तर है ब्रेकआउट का वो है 59,500। 59,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलेगा तो ही खरीदारी करेंगे। केवल एक ही कंडीशन है, उसके ऊपर निकले तो ही खरीदारी करेंगे। उस केस में 59,300 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। मेरा समझना है कि अगर 59,500 का आंकड़ा बैंक निफ्टी ब्रेक करता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो वो 60,000 के लिए तैयार हो जाएगा। तो आपके टारगेट 60,000 के आसपास के रहेंगे। यहाँ पर बिकवाली करने का भी ट्रेड लिया जा सकता है। अगर
58,900 के नीचे बैंक निफ्टी फिसलता है तो फिर एक ट्रिगर होगा, एक सेल ट्रिगर होगा, क्योंकि उस केस में बैंक निफ्टी में 10 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देगा। तो 58,900 के नीचे एक सेल कॉल ले सकते हैं, जहां अपने स्टॉप लॉस आप 59,100 के लगाएंगे और टारगेट 58,500 के सेट करेंगे। ऑल राइट, तो ये रहे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल जहां पर आप रखेंगे खास नजर और एक्शन आपको यहां पर इंडेक्स पर बनाना चाहिए। लेकिन स्टॉक्स के लिहाज से भी देखें तो पिछला पूरा हफ्ता काफी एक्टिव देखने को मिला था। मानस, चकाचक चार्ट में कौन से स्टॉक चुने आपने? पाशी जी, दो रिकमेंडेशन है, दोनों बाई साइड पे रिकमेंडेशन है। पहला जो है वो मुथूट फाइनेंस का। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है, तो मुथूट फाइनेंस में खरीदारी करने की राय रहेगी। 37.99 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 39.50 तक के टारगेट्स पॉसिबल है मुथूट फाइनेंस में। जो दूसरा स्टॉक है आशीष जी, वो है जेएसडब्ल्यू एनर्जी का। यहाँ पर भी अगर आप देखें, इससे मैंने फ्राइडे के सेशन में भी रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन क्लोजिंग काफी स्ट्रॉन्ग थी। स्टॉक ने अपने 10 and 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग दी है, तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी में भी खरीदारी करेंगे 469 के स्टॉप लॉस से 500 के टारगेट के लिए। ऑल राइट, तो ये दो ट्रेडिंग आइडियाज हैं जहां पर आप रखेंगे खास फोकस। एक बार आपको रिकैप दिखा देता हूं इसको। जेएसडब्ल्यू एनर्जी यहां पर आप रखेंगे नजर और टारगेट इसमें देखें तो तकरीबन 500 रुपये का है, 469 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। वहीं अगर आप देखें तो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज यहाँ पर मोमेंटम काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है, तो इनमें से भी जो स्टॉक आइडिया चुना है खरीदारी करने के लिए वहाँ पर भी आप रखेगा खास फोकस। शुक्रिया मानस हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए अब बढ़ेंगे शो में आगे और अब बात कर लेते हैं कि आज स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पर आपकी नजर रहनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर खबरों का एक्शन देखने को मिलेगा। कंचन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गुड मॉर्निंग कंचन। जी गुड मॉर्निंग। देखिए, आज फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जहां पे काफी सारी खबरें ऑलरेडी आ गई हैं, उस लिहाज से फार्मा पैक ही आज पूरा खबरों में रहेगा। सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज, बिकॉज यहाँ पे कंपनी की जो आंध्र प्रदेश की यूनिट है वहां पे 5 ऑब्जर्वेशन जो है वो मिली है, जिसकी जांच 4 से लेके 12 दिसंबर के बीच में हुई थी। उसके अलावा ऑरबिंदो फार्मा आज आपके फोकस में, बिकॉज यहाँ पे भी यूएस एफडीए ने तेलंगाना यूनिट को 3 ऑब्जर्वेशन जो है वो सामने रख दी है, जिसकी जांच 1 से लेके 12 दिसंबर के बीच में हुई थी। बायोकॉन कैंसर की जो इनकी दवा है एब्रीबर्सेप्ट, उसको बेचने के लिए कंपनी का जो अग्रीमेंट है वो साइन हो गया है। रीजेनरॉन और साथ ही साथ बेयर के साथ ये जो अग्रीमेंट है वो साइन किया गया है। यूके और बाकी के जो कंट्रीज है वहां पे इस दवा को कंपनी जो है वो लॉन्च करने वाली है। माना ये जा रहा है कि जनवरी तक यूके में एब्रीबर्सेप्ट का जो लॉन्च है वो हमें होता हुआ दिखाई देगा और जो बाकी की कंट्रीज है वहां पे हमें मार्च 2026 तक ये जो दवा है वो लॉन्च होती हुई दिखाई देगी। तो पॉजिटिव खबर है बायोकॉन के लिए। इसके अलावा एसएमएस फार्मास्यूटिकल, यहाँ पे यूएस एफडीए ने इनकी विशाखापट्टनम की जो यूनिट है उस पे पूरी की पूरी जांच की थी, लेकिन एक माइनर सा ही ऑब्जर्वेशन आया है, उस लिहाज से ये खबरों में रहना चाहिए। इसके अलावा जो जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसके अलावा केसी इंटरनेशनल, यहाँ पे कंपनी को ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 11,050 करोड़ का जो ऑर्डर है वो मिला है। देख लीजिए, ये जो ऑर्डर है ये अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है, तो कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज है। 765 केवी ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो ऑर्डर है वो दिया गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बिकॉज 14 नवंबर के बाद 776 करोड़ का जो कंपनी को ऑर्डर है वो मिला है, ये कंपनी का एडिशनल ऑर्डर है जो दिया गया है। एनएलसी इंडिया आज आपके फोकस में रहना चाहिए, बिकॉज जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल ने जेवी साइन किया है पीटीसी इंडिया के साथ। ये कंपनी जो है वो जॉइंट वेंचर करने वाली है फॉर 2000 मेगावाट ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। इसके साथ ही साथ विप्रो आज आपके फोकस में, बिकॉज विप्रो और गूगल क्लाउड ने जो अपना अग्रीमेंट है उसको बढ़ाया है। जेमिनाई एंटरप्राइज के लिए कंपनी जो है अब वो अग्रीमेंट करने वाली है। साथ ही साथ अडानी ग्रीन, बिकॉज प्रणव अडानी और साथ ही साथ जो बाकी के अन्य सेबी के जो सेबी ने अन्य लोगों को क्लीन चिट दे दिया है इनसाइड ट्रेडिंग के मामले में। जो भी पूरा ये मामला चल रहा था उसके लिए अब जो रिलीफ है वो आता हुआ दिखाई दिया है अडानी ग्रुप के अंदर। साथ ही साथ पेटीएम आज आपके फोकस में रहना चाहिए, बिकॉज पेटीएम पेमेंट सर्विस ने एडिशनल 2250 करोड़ का जो कंपनी है इन्वेस्टमेंट करने वाली है। राइट इशू के जरिए जो इन्वेस्टमेंट है वो होता हुआ हमको दिखाई देगा। तो बिल्कुल ये थी ढेर सारी लंबी लिस्ट जहां पर आप रखेंगे खास नजर। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। शुक्रिया कंचन हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सभी स्टॉक से न्यूज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं शो में आगे और देख लेते हैं कि आज कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर ब्रोकरेज हाउस की नज़र है, कहां पर रिपोर्ट्स आई हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो जो स्टॉक रडार पर है सीमेंस है, और आपको याद होगा कि शुक्रवार से यहाँ पर एनालिस्ट मीट के टेक अवेज आए थे, उसके बाद ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई। अब आज दरअसल अगर आप देखें तो जेफरीज की तरफ से एक नोट आया जहां पर इनका जो कन्विक्शन है स्टॉक के लिए बिल्कुल बरकरार देखने को मिल रहा है। 3,895 रुपये
का इन्होंने टारगेट दिया, मौजूदा भाव से ऊपर है और खरीदारी की राय के साथ है। और ये बता रहे हैं कि इनका जो रेलवे सेगमेंट है अब यहाँ से थोड़ा सा बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है। खास बात यह भी है कि सितंबर क्वार्टर में जो एबिटा कंपनी ने रिपोर्ट किया था, ये ब्रोकरेज हाउस जेफरीज के अनुमान से 24% ज़्यादा आपको देखने को मिला था। ऑर्डर फ्लो तकरीबन 10% की बढ़त आपको पिछले साल के मुकाबले देखने को मिली थी। और वहीं अगर आप देखें तो एनालिस्ट मीट में प्राइवेट केपेक्स पिकअप करने की भी बात कर रहे हैं, तो ये पूरे सेक्टर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के चलते सीमेंस इंडिया यहाँ पर आप खरीदारी की राय दे रहे हैं जेफरीज की तरफ से 3895 के टारगेट के लिए। तो चलिए एक काम करते हैं, अब एक रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट्स पर रवि देवरा से हम करेंगे खास बातचीत और साथ ही आज के इवेंट्स भी जानेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बढ़ते हैं शो में आगे और अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट्स की। और इसी के लिए साथ हमारे लिए जुड़ रहे हैं कुवर्जी ग्रुप से रवि देवरा। रवि जी गुड मॉर्निंग। कमोडिटी मार्केट्स में देखें तो लगातार हलचल देखने को मिल रही है, लेकिन सबकी नजरें टिकी रहती है दिन प्रतिदिन सिल्वर के ऊपर। क्या टेक है सर आपका? जैसे सिल्वर काफी लाइमलाइट में रही है, इन पर्टिकुलर 2 लाख के ऊपर के लेवल टेस्ट करके फ्राइडे करेक्शन आया था, जैसे नास्टेक एंड इक्विटीज में था, ऐसे हायर लेवल पे एक करेक्शन आया था। यहाँ पे क्या है, हायर लेवल पे थोड़ा मार्जिन एक्शंस रहता है, एज वेल एज देखे तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि ईयर एंड जितना नजदीक जाएंगे उसके हिसाब से वॉल्यूम भी कम होगा। तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि ये जो भी करेक्शन है एज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग है, कोई ज्यादा बड़ी न्यूज है नहीं। आई थिंक मुझे लग रहा है कि 190-191 का लेवल सस्टेन होना चाहिए। आज इनिशियल वॉलेटिलिटी में कुछ गिरावट मिलती है तो मेरे हिसाब से बाइंग का ट्रेड लेना चाहिए। जब तक ये 1,90,800 के लेवल ब्रेक नहीं करता, ट्रेंड अपसाइड का बना हुआ है। मुझे लग रहा है कि एक बार शॉर्ट कवरिंग 1,95,000 तक यहाँ पे आ सकती है। ऑल राइट। और सर क्रूड के ऊपर क्या एक्शन बन रहा है? फिलहाल के थोड़ी सी सुस्ती नजर आई थी शुक्रवार को। जैसे यहाँ पे काफी कमजोर संकेत थे, ओपेक का रिपोर्ट आया था, उसके बाद यहाँ पे लगातार करेक्शन बना हुआ था, बट लोअर लेवल से रिकवरी भी अच्छी है। 5,150 का लेवल काफी इंपोर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक बड़ी करेक्शन के चांसेस नहीं है। ओवरनाइट न्यूज थे कि जेलेंस्की शायद मिन्स्क के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, ईयू की मेंबरशिप। तो अगर इसमें कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट आता है, फिर से एक करेक्टिव मूड स्टार्ट हो सकता है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली यस। आज दूसरे दिन यूएस के साथ यूक्रेन की मीटिंग है, बट उसका आउटकम लेट नाइट आएगा। तो इस हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग करना उचित रहेगा। लेवल्स पे बात करें तो 5,200 के जितने करीब मिले बाई करें। 5,150 जो इंपोर्टेंट सपोर्ट है उसका स्टॉप लॉस लगाए। 5,300 तक की रिकवरी यहाँ पे आती हुई दिख सकती है। ऑल राइट सर, ट्रेड के लिए आज से कौन से आइडियाज हैं आज के लिए? पहला नेचुरल गैस रहेगा। लास्ट वीक में हमने मंडे सेल दिया था और 100 पॉइंट की गिरावट नेचुरल गैस में आई थी। जो पूरे साल में मूवमेंट है वो एक वीक में आ गई। मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ से कॉन्ट्रा जाना है। ये वीक का जो वेदर रिपोर्ट है यूएस का, वो थोड़ा पॉजिटिव है, सपोर्टिव इन टर्म्स ऑफ कूलिंग वेदर। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाई करना ठीक रहेगा। 370 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें। 386 तक टारगेट आ सकते हैं। और सेकंड रिकमेंडेशन मेटल्स पे एल्यूमिनियम रहेगा। डिस्पैट के हायर लेवल से सारे मेटल्स में बड़ा करेक्शन था, बट ये भी हमारा लास्ट वीक का टॉप पिक था और इसमें भी 10 रुपए की तेजी आ गई थी। फिर भी ये लेवल सस्टेनेबल है, क्योंकि चाइना का प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होगा अभी विंटर के हिसाब से। यहाँ पे बाई करें 277-278 के करीब। 282 का इंट्राडे टारगेट होगा। 275 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। ऑल राइट, तो ये है स्टॉक्स आइडियाज़ और साथ में कमोडिटी एक्शन जहां पर आप रखेंगे खास फोकस। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से चर्चा करने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं शो में आगे और देख लेते हैं आज का इवेंट्स कैलेंडर कहां पर नजर रहनी चाहिए आपकी। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो लिस्टिंग है और 2 आईपीओ आए थे हाल ही में, इसकी लिस्टिंग यहां पर देखने को मिलेगी। कोरोना रेमेडीज का आईपीओ है। इशू प्राइस मैं आपको बता देता हूं 1,062 रुपये का है और इशू को सब्सक्राइब जो मिला था, रिस्पॉन्स ज़बरदस्त देखने को मिला था। 137 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन था
और वीकफिट इनोवेशन यहाँ पर अगर आप देखें तो सब्सक्रिप्शन के लिहाज से सुस्ती, लेकिन इस स्टॉक और आईपीओ का बस काफ़ी था। 2.5 गुना के आसपास सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। 195 रुपये प्रति शेयर ये इसका इशू प्राइस है। इसी के साथ अगर आप देखें तो कुछ और संकेत है जहां पर आपकी नज़र रहनी चाहिए। एक तो आज पीएम मोदी की जो विदेश यात्रा है, 4 दिनों में जॉर्डन और इथियोपिया यहाँ पर देखें तो, और ओमान की भी यात्रा करेंगे, तो देखेंगे कि वहाँ से क्या हलचल निकल कर आती है। लेकिन साथ में नवंबर के लिए घरेलू थोक महंगाई दर के जो आंकड़े हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। देखेंगे कि मार्केट में कितना रिएक्शन आता है। लेकिन मैट्रिमनी जब बायबैक के लिए बोर्ड बैठक का अनाउंसमेंट किया था तब स्टॉक में बड़े मूव्स आपको देखने को मिले थे। आज बोर्ड की बैठक होनी है, देखना होगा कि कितने प्रीमियम पर आता है और उसके बाद स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन साथ में देखें तो भारत में लियोनेल मेसी ये फिलहाल है और कोलकाता में भी थे, मुंबई में भी हैं। तो इसी के बाद देखें तो पीएम मोदी के साथ इनकी मुलाकात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो इसी के चलते ये ढेर सारी इवेंट्स हैं जहाँ पर आप रखिएगा खास नज़र। फिलहाल मॉर्निंग कॉल को समेटने का समय हो गया है। भारी डिस्कशन के साथ हमने पूरी मुनाफे की रणनीति की तैयारी कर ली है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद मेरे और यतिन के साथ आप देखेंगे टॉप 20। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।